में भी सिर्फ हमने पहले भी कहा है कि बायो में या खासकर जूलॉजी में एक क्वेश्चन ऑलवेज बनता है डायग्राम से। तो उसमें करना क्या होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिर्फ डायग्राम बना देना है और डायग्राम को लेबल कर देना है, उतना ही में पूरा नंबर मिलेगा। डायग्राम को थोड़ा सिमेट्री मेंटेन करना है और लेबल ठीक से करना है। लेबलिंग गलत हो जाएगा, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में जब डायग्राम एक आएगा ही, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, तो डायग्राम में बहुत अच्छे से थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, उसको बना के और उसका लेबल कर लेंगे। ये एंटीबॉडी का डायग्राम है, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। एंटीबॉडी इसलिए नाम दिया है बिकॉज इट एक्ट्स अगेंस्ट एंटीजन। ये एंटीजन के खिलाफ काम करता है, इसलिए इसका नाम देते हैं एंटीबॉडी। और ये बना होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन का। इट इज मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक शक्ति का हिस्सा है और ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना है, इसलिए एक नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। शॉर्ट में लिखते हैं आईजी, वो इम्यूनोग्लोबुलिन को शॉर्ट में लिखेंगे आईजी। तो 2 नाम है, एंटीबॉडी बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एन एंटीजन, और इम्यूनोग्लोबुलिन बिकॉज इट इज ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड इट इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन जो भी है एक ही चीज है, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। तो इट इज फोर्क शेप्ड। फोर्क यानी चिमटे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा चिमटा वगैरह होता है पकड़ने का चिमटी, वैसा ही स्ट्रक्चर है। या आप कह सकते हैं वाई शेप, इंग्लिश लेटर वाई के जैसा है। आप यहाँ डायग्राम देखिए, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। एंटीबॉडी में 2 तरह के चेन है। एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चेन्स, लाइट चेन एंड हेवी चेन। 2 तरह का चेन है, लाइट चेन एंड हेवी चेन। यहाँ पे आप देखिए, ये ग्रीन कलर से जो बनाया है ये लाइट चेन, L फॉर लाइट, और ये जो ब्लैक कलर से है ये हेवी चेन, H फॉर हेवी। तो ये लाइट चेन है ग्रीन वाला और ये हेवी चेन है। तो 2 चेन का बना होता है। अब लाइट चेन जो है उसको लाइट चेन नाम ही इसलिए दिया गया है बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 23,000। मॉलिक्यूलर वेट इज 23,000, इसलिए नाम दिया गया है इसका लाइट चेन। और हेवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 53,000 to 75,000। 1 मिनट 10। वो बड़ा कर दिया मैंने कि बैठते हैं। So antibodies or immunoglobulins are made up of 2 types of chains, L for light and H for heavy. Light chain and heavy chain. ये लाइट चेन है ग्रीन कलर वाला, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 23,000, 23,000, इसलिए इसको लाइट चेन कहते हैं। और हेवी चेन दिस वन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 53,000 to 75,000। एंड बोथ लाइट एंड हेवी चेन्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय सल्फाइड बॉन्ड। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ये सल्फाइड बॉन्ड से। ये लाइट चेन, ये हेवी चेन, बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर बाय सल्फाइड बॉन्ड। उसके अलावा हेवी चेन भी कनेक्टेड होता है ये सल्फाइड बॉन्ड से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इम्पोर्टेंट चीज है कि लाइट चेन और हेवी चेन दोनों में 2 रीजन है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कोई भी एंटीबॉडी
जब एंटीजन से अटैच होता है तो उस समय उसको कुछ एडजस्टमेंट परफॉर्म करना होता है। सर सामने से लाइट रिफ्लेक्ट करता, सर सामने से बोर्ड पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो सर दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, कोई डायग्राम तो ऐसा है नहीं। यस सर, अब साफ दिखाई पड़ता। यस सर। तो ये डायग्राम है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी फोर्क शेप्ड चिमटे के जैसा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। दो तरह के चेन का बना है, लाइट चेन और हेवी चेन। लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट है 23,000, हेवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट है 53,000 to 75,000। बोथ दी चेन्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय सल्फाइड बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय सल्फाइड बॉन्ड। साथ ही साथ हेवी चेन भी कनेक्टेड है सल्फाइड बॉन्ड पे। अब इम्पोर्टेंट चीज जो बात कर रहे थे कि चाहे लाइट चेन हो या हेवी चेन हो, दोनों का ऊपर वाला हिस्सा वेरिएबल रीजन कहलाता है, वेरिएबल, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एंटीजन है, ये एंटीजन है, तो एंटीजन का ये बाइंडिंग साइट है, इससे इसको अटैच होना है। तो मान लीजिए ये एंटीबॉडी है, ये अटैच हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन जाके सीधे एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी जाके सीधे एंटीजन से अटैच हो जाएगा। एंटीजन से अटैच होने के लिए एंटीबॉडी में कुछ चेंजेस आता है। The antibody has to perform certain changes before getting attached to the binding site or receptor site of the antigen. एंटीजन के पास रिसेप्टर साइट है, इपीटोप कहते हैं, उसे अटैच होने के लिए पहले उसको अपने आप में कुछ एडजस्टमेंट या चेंज लाना होगा। और ये जो चेंज या एडजस्टमेंट होता है, ये होता है वेरिएबल रीजन में। तो यहाँ पे लाइट चेन का ऊपर वाला हिस्सा है VL यानी वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये है VH वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन। यहाँ पे है कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन CL, और ये है कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। अब एक चीज ध्यान रखना है डायग्राम में इसका बनाते वक्त कि लाइट चेन का ऊपर वाला 50%, आधा आधा है, एकदम बिल्कुल 50। upper half of the light chain is variable region, whereas the lower half of the light chain is constant region. तो जो भी एडजस्टमेंट होगा इस वेरिएबल रीजन में होगा। ठीक इसका उल्टा हेवी चेन का अपर 1/3 रीजन, ऊपर वाला 1/3 हिस्सा, इट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल रीजन, और लोअर जो 3/4 रीजन है, 1/3 है, तो इसको कहेंगे 2/3 रीजन। इट इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट चेन। तो लाइट चेन का 50% हिस्सा ऊपर वाला वेरिएबल रीजन है, VL कहेंगे। नीचे वाला 50% हिस्सा कांस्टेंट रीजन है, उसको CL कहेंगे। हेवी चेन का ऊपर वाला 1/3 रीजन ये वेरिएबल है, और लोअर 2/3 रीजन ये कांस्टेंट है। और सब देख रहे हैं आप डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो स्ट्रक्चर आपको यही बनाना है, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं। बना दीजिएगा ये हेवी चेन, ये लाइट चेन, दोनों को जोड़ दीजिएगा सल्फाइड बॉन्ड से, और फिर इनको भी आपस में जोड़ देंगे सल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये कर दीजिएगा, यहाँ CL, इधर VH और नीचे CH, बस हो गया। नीचे लिख दीजिएगा L2H2 मॉडल। L2H2 मॉडल इसलिए कि तो एक और दो हेवी हो गया, एक ये और एक ये, इसलिए मॉडल कहलाता है L2H2 मॉडल। दो लाइट चेन और दो हेवी चेन। अब थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े, मान लीजिए इसमें पूछता कि एंटीबॉडी में लाइट कितने तरह का होता है, तो लाइट चेन भी दो तरह है।
अच्छा तो नहीं हाँ है तो मॉडल हो जाएगा λ2H2। तो ये दो तरह के एंटीबॉडीज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लाइट चेन। लाइट चेन के आधार पे नेचर पे दो तरह का एंटीबॉडी हो गया, कप्पा 2 एंड λ2। बस इतना ही ध्यान रखना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन, these are produced against the antigen and these are fork shaped, made up of 2 types of chains, light and heavy chain connected together by sulfide bond. Both light and heavy chains have upper region variable and lower region constant। और फिर और आगे मन हो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 7-8 लाइन लिख सकते हैं। तो इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 लाइन लिख सकते हैं, और 4 से 5 लाइन मैक्सिमम, 5 से ज्यादा नहीं। और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है किसी भी हालत, उसी में आपको लिखना है सब। तो मान लीजिए कि इसमें और अगर लिखना हो 5 नंबर में तो आप लिख सकते हैं कि लाइट चेन भी 2 तरह का होता है, कप्पा टाइप और लैम्डा टाइप। अगर कप्पा टाइप है तो K2H2, लैम्डा टाइप है तो λ2H2। तो यही हो गया। अब दूसरा जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा है कि एलर्जी। तो एलर्जी इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। 2 नंबर में लिखना है तो कितना लिखिएगा? तो आप लिखिएगा कि एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम जब जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, जरूरत से ज्यादा रिएक्शन शो करने लगे तो इट इज कॉल्ड एलर्जी। अब जैसे बॉडी, हम लोगों का बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो हर दिन बॉडी के ऊपर छोटा मोटा हर समय सैकड़ों हजारों बैक्टीरिया वायरस अटैक करता रहता है। तो इम्यून सिस्टम उसको देखता भी नहीं, उसकी ओर नजर भी नहीं देता है, यानी उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, बिकॉज वो इतना कमजोर है बैक्टीरिया वायरस कि बॉडी को उससे कोई नुकसान नहीं होना है। तो अगर उसको इग्नोर कर देता है या अगर रिस्पॉन्स देगा भी तो बहुत मामूली रिस्पॉन्स देगा, उतना ही रिस्पॉन्स देगा जितना जरूरी है। लेकिन अगर कोई बहुत वीक एंटीजन, कोई बहुत वीक बैक्टीरिया या वायरस जो बहुत कमजोर है, जिस कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर आया और जरूरत से ज्यादा एंटीबॉडी बना दिया, और ध्यान रखिएगा एलर्जी जब होता है तो उसमें IgE टाइप होता है। IgE सीवियर एलर्जी में इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप बनता है। तो IgE का निर्माण होता है, जरूरत से ज्यादा IgE बन जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन ई जाके अटैच हो जाता है टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल के सरफेस से अटैच हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हिस्टामिनिक ग्रैन्यूल्स होता है। हिस्टामिनिक ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामिन भरा हुआ है, हिस्टामिन मौजूद है। हिस्टामिन जिसको वैसोडाइलेटर कहते हैं। तो वैसोडाइलेटर और हिस्टामिन इज प्रेजेंट विद इन द हिस्टामिनिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द मास्ट सेल। तो IgE जब बनता है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप, तो ये आके अटैच हो जाता है टू द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, ये इससे अटैच हो गया। अब कोई एंटीजन जिसके खिलाफ ये IgE बना है जब यहाँ पे आएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। नतीजा होगा कि ये मेम्ब्रेन, मास्ट सेल का मेम्ब्रेन टूटेगा, और टूटेगा तो इसे कैल्शियम आयन अंदर आएगा। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये हिस्टामिन का न्यूज चिपक जाएगा एक दूसरे से और रिलीज कर देगा काफी ज्यादा हिस्टामिन। और हिस्टामिन हम लोग जानते हैं वैसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल को काफी फैला देगा। तो ब्लड वेसल फैलेगा तो कैपिलरी का पोर का साइज बड़ा हो जाएगा और इससे फैगोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट ये सब चला बाहर, ये को डिस्ट्रॉय करता बाई पे पूरा एरिया में सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। सूजन होगा
जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर यानी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो गया तो दर्द कॉल डोलोर। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है तो इट इज कॉल्ड कैलोर। और साथ ही साथ इसके अंदर ब्लड वेसल चूंकि फैल गया है तो काफी ज्यादा ब्लड इकट्ठा होता है इसमें, तो ये एरिया रेड हो जाता है, तो इसको कहते हैं र्यूबर। तो एलर्जी का जो कैरेक्टर पूछा है तो एलर्जी में 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जहां भी एलर्जी होगा बॉडी के किसी पार्ट में, स्किन हो या बॉडी का कोई अंदर का ऑर्गन हो, जहां भी एलर्जी होगा वहां काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग इसलिए होता है कि यहाँ फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ गया तो ये स्वेल कर जाता है टिश्यू। स्वेलिंग होगा तो दर्द होगा। स्वेलिंग के लिए टर्म है ट्यूमर। ट्यूमर जब होगा तो दर्द होगा, तो दर्द के लिए है डोलोर। अब चूंकि फैगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा होगा तो उसके लिए टर्म है कैलोर। और चूंकि हिस्टामिन इसको डायलेट कर दिया है, यहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट में ब्लड वेसल को बहुत ज्यादा फैला दिया है तो वहां पे ब्लड भी ज्यादा इकट्ठा होगा तो उसको कहेंगे र्यूबर। र्यूबर यानी रेडनेस। So these are the 4 important characteristics of allergy: rubor, redness, caused due to the vasodilation and accumulation of blood. Second is the tumor. It is due to the phagocytes which move from the blood into the infected tissue and perform phagocytosis. The third is the dolor. It is the pain caused due to the inflammation or swelling. And fourth, it is the calor. It is the heat generated due to the phagocytic activity or increased metabolic rate at the infected site of the body. These are the important symptoms of allergy. अब एलर्जी में होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक इट इज द सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, इतना तकलीफ में आ जाता है कि उस हार्ट बीट काफी बढ़ेगा टू सप्लाई ऑक्सीजन। और नतीजा होगा कि हार्ट बीट इतना बढ़ जाता है कि कार्डियक मसल थक जाता है एंड इट कॉजेज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट बीट बंद हो जाता है, पर्सन डाइज। इट इज द एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो क्वेश्चन एलर्जी में अगर पूछ दिया एनाफाइलेक्टिक शॉक, मान लिया ही 2 नंबर का ही आ गया कि एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो लिखेंगे इट इज द सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच द बॉडी फेसेस क्राइसिस, या कह सकते हैं इट इज इन सीवियर डिस्कम्फर्ट। और नतीजा होगा कि हार्ट बीट बहुत बढ़ता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कार्डियक मसल थक जाता है, पर्सन का डेथ हो जाता है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक इट इज द टाइप ऑफ एलर्जी, सीवियर टाइप ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी में हम लोग समझ गए। एलर्जी एक ऐसा कंडीशन है जहां पे कोई कमजोर और जरूरत से ज्यादा बनवा नहीं है, और वो एंटीबॉडी होगा आईजीई। आईजीई जाके अटैच हो जाएगा मास्ट सेल के, और मास्ट सेल के अंदर ही होता है हिस्टामिनिक ग्रैन्यूल जिसमें हिस्टम भरा है जो ब्लड वेसल को फैलाता है। अब जैसे ही अटैच होगा मास्ट सेल के सर्फ से ये जेन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। नतीजा होगा कि मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, मास्ट सेल का कैल्शियम आयन अंदर आ जाता है। नतीजा होगा कि कैल्शियम के प्रेजेंस में हिस्टामिनिक ग्रैन्यूल चिपक जाता है, क्लम्प कर जाता है और बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज करेगा। अब बहुत ज्यादा हिस्टामिन करेगा, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल फैल जाएगा। बहुत ज्यादा ब्लड वेसल फैलेगा तो कैपिलरी पोर का साइज बहुत जाएगा। कैपिलरी पोर का साइज बहुत बढ़ेगा तो यहाँ से फैगोसाइट्स बाहर आ जाएंगे और वो फैगोसाइटोसिस करेगा। डोलोर एंड कैलोर, these are the 4 important types of allergy. एलर्जी का में पूछेगा कौन सा एंटीबॉडी बनता है तो ध्यान रखिएगा आईजीई। और सबसे खतरनाक एलर्जी कौन है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक।
जिसमें हार्ट बीट बंद हो जाता है, डेथ होने का चांस है। तो एलर्जी जब हो तो बॉडी को एकदम बिल्कुल रेस्ट में रखना चाहिए और एंटी एलर्जन लेते हैं जो एंटी हिस्टामिनिक भी हो सकता है। एंटी एलर्जन करेगा क्या? फैगोसाइटिक एक्टिविटी को रोकेगा, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को रोकेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोक, इम्यूनिटी थोड़ा सप्रेस, इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट का इस्तेमाल करें या एंटी एलर्जन का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं जो हिस्टामिन एक्शन को, डायलेशन को कम करेगा, तो अपने आप धीरे धीरे रेस्ट मिलेगा। तो दो प्रॉब्लम तो देखा, एक तो एंटी स्ट्रक्चर वाई शेप्ड, दो का है लाइट चेन हेवी चेन, दोनों कनेक्टेड है बाई डाइसल्फाइड। लेकिन हाँ स्ट्रक्चर तो बनाना है और इसमें आधा आधा बना दीजिएगा लाइट चेन में, उसमें वेरिएबल इधर कांस्टेंट, इधर 1/3 बना दीजिएगा, इधर 2/3 हो गया, दैट्स ऑल। लिख दीजिएगा यहाँ पे L2H2 मॉडल और 5 नंबर का रहेगा तो लिख दीजिएगा कि लाइट चेन भी दो तरह का होता है, अल्फा और कप्पा और डेल्टा टाइप। आप लिख सकते हैं कप्पा 2 एंड डेल्टा 2 H2 यानी। आइए भी एलर्जी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वो है कि बी सेल और टी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ा भी था, बी सेल का फॉर्मेशन होता है लिम्फ नोड्स में और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में, और टी सेल का फॉर्मेशन होता है ओनली थाइमस में। टी फॉर आता है थाइमस और बी फॉर बर्सा फैब्रिसियस। बर्सा फैब्रिसियस हम लोगों ने कहा था इट इज द लिम्फ नोड प्रेजेंट इन द क्लोएका ऑफ बर्ड्स। बर्ड के क्लोएका में एक खास तरह का नोड होता है, लिम्फ नोड होता है, जिसको बर्सा फैब्रिसियस कहते हैं। और उसी बर्सा फैब्रिसियस में पहली बार बी सेल को स्टडी किया गया। इसीलिए अब कहीं भी कोई भी पार्ट जहाँ पे जैसे लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, अगर कहीं भी थाइमस के अलावे अगर थाइमस में है तो टी सेल कहेंगे, टी लिम्फोसाइट। लेकिन थाइमस के अलावे बॉडी में कहीं भी बी सेल कहीं भी लिम्फोसाइट बनता है तो उसको कहेंगे बी सेल। तो टर्म या ध्यान है, टी फॉर थाइमस एंड बी फॉर बर्सा फैब्रिसियस। थाइमस के अलावे कहीं भी हो तो इट इज बी सेल। टी सेल परफॉर्म सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहने का मतलब है कि टी सेल मदद करता है बी सेल को प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और बी सेल परफॉर्म ह्यूमोरल इम्यूनिटी, HI कहते हैं, यानी एंटीबॉडी बनाने का काम बी सेल का है। एंटीबॉडी बनाता है बी सेल, और एंटीबॉडी बनाने के लिए ग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस होता है प्लाज्मा सेल्स, एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू और प्लाज्मा सेल्स है, एरियोलर टिश्यू में वो गामा ग्लोबुलिन को सिंथेसाइज करता है। गामा ग्लोबुलिन इज टेम्परली स्टोर्ड within the Hassels corpus of the thymus। थाइमस का जो लोब्यूल है, थाइमिक लोब्यूल, उसमें Hassels corpus इस गामा ग्लोबुलिन को स्टोर करता है, और इसी गामा ग्लोबुलिन को से एंटीबॉडी बनाता है बी सेल, और बी सेल को मदद करता है ये टी सेल। अब टाइप ऑफ टी सेल में तो कहेंगे तो टी हेल्पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इट स्विचेज ऑन द इम्यून सिस्टम। ये पूरा इम्यून सिस्टम को स्टार्ट कराने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और टी हेल्पर में कोई खराबी आ गई तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, और यही प्रॉब्लम आता है एड्स में, HIV का वायरस। तो टी हेल्पर के ऊपर एक खास तरह का बाइंडिंग साइट है, CD4 बाइंडिंग साइट। और ये दुर्भाग्य की बात है कि HIV एड्स का जो वायरस है उसका काफी ज्यादा लगाव है CD4 बाइंडिंग साइट के लिए, जो कि टी हेल्पर के ऊपर ही है और कहीं नहीं होता है। तो इसलिए जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो सीधे जाके वो टी हेल्पर से अटैच हो जाएगा, टी हेल्पर को डैमेज कर देगा। अब जैसे चाबी को डैमेज कर दिया, ताला नहीं खुलेगा,
तो टी हेल्पर ही डैमेज हो गया तो एंटीबॉडी काम नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम टी हेल्पर, इसी टी लिम्फोसाइट का टाइप है वो। दूसरा होता है टी सप्रेसर। अब एक बार एंटीबॉडी बनना शुरू और बनते चला जाए तो पूरा बॉडी को डैमेज करेगा, तो सही वक्त पे उसको रोक देना है, उसको स्विच ऑफ कर देना है, ये काम करता है टी सप्रेसर। अब टी सप्रेसर का अगर कमी हो जाएगा तो एलर्जी जैसा हो सकता है कंडीशन, हाइपर सेंसिटिविटी। टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर, तो टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर एक फैक्टर रिलीज करता है परफोरिन, और परफोरिन परफोरेट्स द सरफेस ऑफ द पैथोजन। ये जो टी साइटोटॉक्सिक है, टीसी कहते हैं, या टी किलर, टीके, टीसी और टीके, ये एक फैक्टर रिलीज करता है परफोरिन। और परफोरिन क्या करता है कि वो पैथोजन है अगर कोई, तो पैथोजन के सरफेस में होल कर देता है, छेद कर देता है। तो चूंकि ये डेथ कॉज कर रहा है पैथोजन का, इसलिए इसको टी किलर भी कहते हैं या टी साइटोटॉक्सिक। और उसके बाद टी कहने का मतलब है टी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। जो डिले टाइप का एलर्जी होता है उसमें ये एक्टिव होता है टी। और फाइनली टीएम, मेमोरी सेल। तो एक बताया भी था, मेमोरी सेल दोनों में होता है, टी सेल और बी सेल। मेमोरी सेल का काम यही है कि पहली बार जब इन्फेक्शन होता है तो हम लोग के इम्यून सिस्टम को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, तो मेमोरी सेल जो होगा वो उसको पहले पहचान लेगा उस पैथोजन को। अब दूसरी बार जब फिर वो अटैक करेगा तो पहले से बॉडी को तैयार रखेगा। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई आप पर अचानक हमला कर दिया, तो आप तो जाने नहीं कि कौन है, लेकिन अब दूसरी बार उसको पहचान गए तो दूर से ही वो दिखेगा तो पहले से सावधान रहेंगे। तो बॉडी का जो मेमोरी सेल है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि यही पैथोजन है। अब दूसरी बार जैसे ही आएगा बॉडी का इम्यून सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट कर देगा और उसका सामना करेगा। तो ये हो गया, टाइप भी बता दिया आपको। तो वहां पूछेगा 2 नंबर में तो इतने लिखना है, टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द थाइमस ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर यानी थर्ड मंथ ऑफ, सॉरी, जैसे 9 मंथ और 10 डेज का प्रेगनेंसी होता है, 9 महीना 10 दिन का, तो उसको 3-3 महीने का एक भाग हो गया तो ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर कहने का मतलब है 7वें महीने से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है टी हेल्पर का। फीटस के थाइमस में, जो फीटस बच्चा डेवलप हो रहा है उसके थाइमस ग्लैंड में पहली बार टी हेल्पर का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और अर्ली चाइल्डहुड में ये बनता रहता है, लेकिन बाद में टी हेल्पर का डिफरेंशिएशन बंद हो जाता है। इसलिए अगर किसी कारण से अर्ली चाइल्डहुड में जो नवजात शिशु है उस बच्चे में थाइमस ग्लैंड को डैमेज कर देंगे तो पूरा का पूरा लॉस ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि टी सेल उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल अकर्स इन थाइमस, इट स्टार्ट्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर एंड कंटिन्यूज इन द अर्ली चाइल्डहुड। और बी सेल का फॉर्मेशन होता है लीवर में ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी चौथे महीने से छठे महीने तक प्रेगनेंसी के समय में फीटस के लीवर में पहली बार बी सेल का निर्माण होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी 7वें महीने में इसका निर्माण शुरू हो जाता है बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, टॉन्सिल्स, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गाल्ट कहते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। याद होगा पेयर्स पैचेज पढ़ाया था, लिम्फ नोड प्रेजेंट इन द लैक्टियल्स। तो बोन मैरो, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स, देन पेयर्स पैचेज जिसको गाल्ट कहते हैं, इन सब में निर्माण शुरू हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर से एंड इट कंटिन्यूज आफ्टर पार्चुरेशन टिल डेथ। यानी बी सेल का डिफरेंशिएशन लाइफ लॉन्ग होता रहता है और टी सेल का जो डिफरेंशिएशन होना है वो अर्ली चाइल्डहुड में। तो इतना काफी है, इतना ही लिख देना है कि बी सेल्स परफॉर्म सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन लीवर and during the third trimester in bone marrow, lymph node, lymphatic organ, tonsils, Peyer's patches, etc. and continues throughout the life. और T cell में लिखेंगे it is
It performs cell-mediated immunity, helps the B cell in antibody formation, and its differentiation occurs in the third trimester in the thymus and also in the early childhood. तो ये हो गया कंप्लीट। तो इस ऐसे ही थोड़ा सा बीच बीच में क्लास हो जाएगा आधा घंटा, तो थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिएगा, ध्यान है। और क्वेश्चन हमको भेजते रहिएगा तो हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी तो निदा भेजी थी तो उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, फिर और भी करेंगे, 1-2 दिन में फिर भेजेंगे क्वेश्चन, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अभी 12th वाला